नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बैठकों के दौर की भी शुरुआत हो चुकी है। सत्ता पक्ष जहां अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक करके रणनीति बना रहा है कि अपने विधायी कामकाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए और सहयोगी दलों से आगे बढ़कर विपक्ष के भी सहयोग को आगे कैसे लिया जा सके, तो वहीं पे जो विरोधी दल के जो पक्ष के जो दल हैं वो तमाम बैठक कर चुके हैं और संकेत दे रहे हैं कई मसलों पर सरकार को घेरने को लेकर। इन संकेतों के बीच में कैसा रह सकता है संभावित तौर पर आने वाला मानसून सत्र और सरकार के विधायी एजेंडे में कौन कौन सी बड़ी बातें सामने शामिल हैं और अभी के मौजूदा मुद्दों को लेकर कैसे विपक्ष लगातार जो संकेत दे रहा है सरकार को घेरने को लेकर वो कितना मुखर है, इसी विषय पे हम करेंगे बात। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ तहसीन पूनावाला है, कांग्रेस समर्थक एवं राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी तहसीन जी। इसके अलावा स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि मानसून सत्र कई मायनों को लेकर चर्चा में है कि साहब कई ऐसे विधायी कामकाज हैं जिसको लेकर सरकार अपना एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन विपक्ष ने बैठक करके संकेत दे दिया है कि वो आपको घेरने के लिए तत्पर उत्सुक नजर आ रहे हैं और विपक्ष एकजुट होकर अपनी बात को मुखरता से रखने के लिए आगे बढ़ेगा। कैसे करेंगे फ्लोर मैनेजमेंट आप लोग? उनका स्वागत है, उनका अधिकार भी है। देश के जो विषय हैं उनको विपक्ष के नाते से पार्लियामेंट उठाना, परंतु जो पार्लियामेंट के नॉर्म्स हैं उसके अनुसार उठाएं और पार्लियामेंट की जो मर्यादा है उसको मद्देनज़र रखते हुए करें तो सब ठीक है। परंतु अगर वह हर बार की तरह सिर्फ वहाँ पर रक्कस क्रिएट करेंगे, वहाँ पर एक बार तो मुझे याद है एक सांसद साहब टेबल पर चढ़कर कागज़ फेंकने लगे, नारेबाजी करने लगे, तो थोड़ा बस विपक्ष ये निवेदन है कि जंतर मंतर और सदन में फ़र्क समझें। जंतर मंतर का काम जंतर मंतर पे करें और जो सदन का काम है सदन में करें। इतना फ़र्क होगा तो होगा। बाकी हमारी तरफ से बिल तैयारी है इनकम टैक्स को सरल बनाने के लिए और इनकम टैक्स के अंदर जो लॉज हैं जिसमें अपील हो सके द्वारा से उसको और ठीक करने के लिए वह कानून लाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार लोगों के जन्म मृत्यु के जो डेटा है उसकी रजिस्ट्रेशन हो और वो बाकी जो सरकार के डेटा हैं जो पोर्टल्स हैं उनके साथ उनका तालमेल ठीक हो पाए, एक डिजिटलाइजेशन ठीक हो पाए। वंदे मातरम को लेकर कोई अपमानजनक शब्द ना बोले या अपमान ना करे और जो 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 क्राइटेरिया है एक नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के लिए उसके हिसाब से ठीक चलें। क्योंकि ये राष्ट्रभक्ति के लिए बड़ा ज़रूरी है कि लोग कई आजकल कई लोग कहते नहीं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे या वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। छोटे जो माइक्रो फाइनेंस वाले हैं या माइक्रो जो एंटरप्राइज हैं, एमएसएमई हैं, उनके लिए चिंता करने के लिए, उनके फंडिंग रेज करने के लिए, उनके जो पूरा इकोसिस्टम ठीक करने के लिए एक बिल लाने की ज़रूरत है। इसमें मूलतः उनकी फंडिंग कैसे और अच्छी हो सके उसकी चिंता की ज़रूरत है। एफसीआर में अभी जानकारी आई जिस प्रकार से एफसीआरए का दुरुपयोग कर कर देश में डेमोग्राफिक बदलने की कोशिश की जा रही है और जिस प्रकार से हालांकि एक नोडल बैंक तय हो गया स्टेट बैंक, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने हेराफेरी करके दूसरे बैंकों के माध्यम से पैसा अलग अलग अकाउंट्स में, जैसे म्यूल अकाउंट कहते हैं, छोटे छोटे अकाउंट में 2,000, 6,000, 5,000 रुपये डालकर उसको करना। और दूसरा ये कि पैमाना तय हो कि आपको जो चंदा आ रहा है, जो एक्टिविटी आप करें उसी में उपयोग कर रहे हो, तो दोनों के दोनों आपको जमा करने पड़े। चंदा कितना आया और एक्टिविटी क्या क्या की, जो एक्टिविटी जिस एक्टिविटी के लिए वो एक्टिविटी की जाए, उसके अलावा किसी और एक्टिविटी में जा रहे हैं यहाँ कहीं रोक लगनी चाहिए। तो इस प्रकार कुछ मूल चीज़ें हैं जिन पर सरकार की चिंता है। विपक्ष उसके अपने इश्यूज होंगे। ठीक है, देखते हैं विपक्ष किस तरह से इसमें कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करता है। तहसीन जी, क्योंकि वो विधायी कामकाज गिना रहे हैं और उसमें तमाम वो बातों का जिक्र है जहां पे देश को और बेहतरी से संचालित करने के लिए जिन नियम कायदे कानूनों की जरूरत है, तो वो कह रहे साहब हम इस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। क्या विपक्ष सहयोग देगा या फिर जो संकेत आप लोग बैठकों में दे रहे हैं वही संकेत दिखाई पड़ेंगे? सबसे पहले तो अव्वल तो आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आसान है कहने को कि संजय सिंह जी की, हालांकि आपके प्रवक्ता और मेरे बहुत अच्छे मित्र अनमोल जी है, वो संजय सिंह जी को डिफेंड करेंगे, वो टेबल पे चढ़ रहे थे। प्रताप सिंह बाजवा, हाँ अच्छा, मैं उसी पे आ रहा हूँ। प्रताप सिंह बाजवा नहीं चढ़े थे, पर प्रताप सिंह बाजवा और संजय सिंह जी दोनों भी व्यक्ति को सस्पेंड नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि पंजाब के चुनाव थे, बाकी लोगों को सस्पेंड किया गया था उस वक्त। ये सरकार किसी चीज में, और सस्पेंड करते 200 लोगों को हाउस से बाहर, 150 लोगों को हाउस से बाहर निकालते, बिल पास की, ये कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ। हम आते मुद्दों के ऊपर।
जो बिल भारत के हित में है, जो बिल आपके और मेरे हित में है, अगर सरकार लाना चाहती है, वो बिल पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? डिलिमिटेशन वाला क्यों पब्लिक डोमेन में है? क्यों इस पे दूरदर्शन पे चर्चा नहीं हो सकती? आप क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, लास्ट मिनट पे मास्टर स्ट्रोक करते कोई चीज लाती, कहते हैं हमें सपोर्ट नहीं मिलता। आप कोई चीज सार्वजनिक तौर पे क्यों नहीं कहते? क्यों दूरदर्शन पे इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए? ये पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको दो स्टेटमेंट सुनाता हूं। स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी, स्वर्गवासी अरुण जेटली जी, दोनों ने ही कहा था, दूरदर्शन को कहा था कि हाउस चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, हाउस होता है विपक्ष का। आज विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, क्या उन मुद्दों पर चर्चा होती है? आज जो देश के मुद्दे, वर्तमान में देश के मुद्दे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को निकालना जो बेहद जरूरी है, एथेनॉल का मुद्दा जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस उठा रहे, जो अन्य मुद्दे, क्या इन पे चर्चा करने को तैयार है? ये क्या इसमें हमारी सजेशन लिए उन्होंने? ये सिर्फ ये हाउस को एक रबर स्टैंप उन्होंने बना दिया। 700 किसान शहीद हुए इनके काले कानून की वजह से, उसके बाद वापस लेना पड़ा। किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारा कर्तव्य है, हम हाउस में ऑब्जेक्शन ले। मैं लास्ट चीज से खत्म करता हूं। हम चाहते हैं कि चर्चा हो, हम चाहते हैं कि डिस्कशन हो, हम चाहते हैं कि वार्तालाप हो हाउस के अंदर, लेकिन सरकार चाहती है डिस्ट्रप्शन हो, और डिस्ट्रप्शन के माध्यम से सरकार डिस्ट्रप्शन कर रही। पहली बार भारत के इतिहास में एक ऐसी सरकार आई जो किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं चाहती। ठीक, आपकी इस बात को आगे आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि साहब सरकार ही डिसरप्शन कर रही है, और वो ये कह रहे हैं कि आज के समय के जो मौजूदा मुद्दे हैं, समसामयिक मुद्दे, इसका वो जिक्र कर रहे हैं। क्या आप उस पर चर्चा को तैयार है? अगर विपक्ष आपको कहता है चर्चा के लिए? मैंने कहा हर मुद्दे पे चर्चा सरकार करने को तैयार है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर चर्चा करने को, जैसे उदाहरण देता हूँ, मणिपुर पे इतनी बात हुई, जब मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी बोलना शुरू किए, हल्ला करते हुए वॉकआउट करके जी, तो और प्रधानमंत्री जी ने बोला फिर मणिपुर के ऊपर जो अपना बयान दिया, परंतु इनको क्या कि, लेकिन आरपी सिंह जी कई बार मामला वो नियम पे भी फंस जाता है। किस नियम के तहत चर्चा, मैं आता हूं तहसील जी, आपकी बात को आगे ले रहा हूं। अब कई बार मामला नियम पे भी फंस जाता है कि साहब किस नियम के तहत चर्चा होनी है, उसके मायने क्या होंगे, ये कई बार देखा हमने बीते सत्र में। हाँ, तो पार्लियामेंट आपके, मैं ये डिबेट पे बैठा हूँ, अब मुझसे आप पूछ रहे तो मैं जवाब दूंगा ना। ये तो नहीं जब अनमोल के बारे में, तहसीन के बारे में बोलना शुरू कर दूंगा। एक कानून कायदा है, एक नियम है, एक नियमावली है कि डिबेट में किस प्रकार से चर्चा चलेगी। ये बात विपक्ष को भी समझना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर एक डिबेट के लिए एक नियम तय है, एक उसके अनुसार से आपकी चर्चा हो सकती है। आप उसके अनुसार से आप उस नियम के अंतर्गत आप डिबेट के लिए बोलें तो आपको मौका मिलेगा। अगर आप उस डिबेट के लिए उस नियम के अनुसार नहीं बोले नहीं मेरी मर्जी, मतलब वो होता है ना माई वे या हाईवे, वो चलने वाला नहीं है, वो ठीक भी नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक भी नहीं है। ठीक है अनमोल जी, ठीक है तहसीन जाता हूं मैं आपके पास में, तहसीन जाता हूं। अनमोल जी, सवाल यह है कि सरकार कह रही है साहब हर मुद्दे पे हम चर्चा को तैयार हैं, नियम संबद्ध तरीके से, जो व्यवस्था है संसदीय परंपरा उसके तहत आप आगे आइए। दूसरी चीज, वो अपना जो एजेंडा बता रहे हैं कि साहब विधायी कामकाज हम जिस प्रकार से आगे लेकर आने वाले हैं, क्या आम आदमी पार्टी सहयोग करने को, कंस्ट्रक्टिव एक रोल अदा करने को तैयार है? देखिए, ये ईडी पार्टी की सरकार जो है वो अहंकार में डूबी हुई है। जब किसान इनसे अपने अधिकार की मांग करते हैं तो वो खालिस्तानी कहलाते हैं, जब युवा इनसे नौकरी की बात करते हैं तो वो देशद्रोही कहलाते हैं, जब छात्र इनसे पेपर लीक पे सवाल करते हैं तो वो एंटी नेशनल कहलाते हैं, जब प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, जमीन घोटाला जो इन्हीं लोगों ने किया, जब उस पर सवाल किए जाते हैं तो इनके नेता कहते हैं कि जी राम भक्तों की श्रद्धा में कमी रह गई, इस वजह से चोरी हो गई। इनके पास विदेश जाके मेलोडी खिलाने का टाइम है, यहां पे ये जो है छात्रों से बात करने का समय नहीं है इनके पास परीक्षा पे चर्चा करने का समय है, लेकिन इनके पास पेपर लीक पे चर्चा करने का समय नहीं है। आज आप देख लीजिए कितने बड़े मुद्दे हैं देश के सामने। सबसे गंभीर सवाल है कि जो युवा देश, जहां की 65% आबादी युवा है, उस सरकार में, ईडी पार्टी की सरकार जो 12 साल से है, 100 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके। आज जो है जंतर मंतर, जो संसद से, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वो 200 मीटर दूर है केवल, वहां पे खुलेआम सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सोनम वांगचुक जी एक सच्चे देशभक्त, मैग्सेसे अवार्डी, जो पेपर लीक के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग करते हुए करोड़ों युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए वहां पे 21 दिन से इतनी भीषण गर्मी में अनशन कर रहे हैं। सरकार ने कोई सुध नहीं ली, सरकार ने बात करना उचित नहीं समझा, और आज वहां पे जो है कुछ गुंडे बदमाश वहां भेजे गए जिन्होंने जबरन उन्हें वहां से उठाया, बिना उनकी अनुमति के उन्हें गाली गलौज की, उन्हें घसीटा गया, उनके अधिकारों का हनन किया गया। इस सरकार के पास युवाओं के लिए कोई जवाब नहीं है, डरती है युवाओं से। तो इन मुद्दों पे आप, इन मुद्दों सबसे जरूरी, जो प्रभु श्री राम के नाम पे, जो प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के आए थे, आज उन्हीं के राज में, उन्हीं के द्वारा नियुक्त लोग जो
ट्रस्ट देश के प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया था, लोग उनके द्वारा नियुक्त किए गए थे, उन्हीं लोगों ने, उन पहरेदारों ने ही वहां पे चढ़ावा चोरी की, चंदा चोरी की, जमीन में भ्रष्टाचार किया। वहां के ट्रस्ट के जो महासचिव थे उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 165 करोड़ में खरीदी। 18 दिन बाद एफआईआर हुई और उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं लोग। आरपी सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि साहब एक तो आप जो रियल मुद्दे हैं उससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा आप संसद में संवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो रियल मुद्दे हैं जिसमें जनता से संवाद करना आप कर नहीं रहे, वो ये आरोप लगा रहे हैं आप पे। आरपी सिंह जी मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, किसी मुद्दे से सरकार भागती नहीं, किसी मुद्दे से सरकार करनी नहीं काटती, हर मुद्दे पर चर्चा करने को सरकार तैयार है। पर वो नियम सम्मत होंगे या नहीं होंगे, अभी अभी अनमोल इतनी जोर से बोले, सब कुछ बोल रहे थे, मैंने बीच में टोका नहीं, क्योंकि एक आपके यहाँ नियम है कि जो एक आदमी को बोला जाएगा वो भी बोलेगा। फिर निवेदन कर रहा हूँ, आप जो मर्जी मुद्दा ले आइए, जो देश के लिए जरूरी मुद्दा है, आपको लगता है कि सोनम जो बैठे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनको उठाना जिस प्रकार से पुलिस ने उठाया कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, वो गलत है, तो आप जरूर मुद्दा उठाइए ना जी, क्योंकि उनको उठाया तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद है। कोर्ट ने कहा कि उनकी सेहत की चिंता करनी चाहिए, उनके साथ कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं आ रहा हूँ जी। आरपी सिंह जी अपनी बात पूरी करिए। हाँ अनमोल, अभी तो तय हुआ ना कि हम एटलीस्ट पार्लियामेंट तो मत चलिए, यहाँ पे संसदीय परंपराओं का ध्यान रखेंगे सब लोग, अपनी अपनी बारी में बोलते हैं। जी आरपी जी अपनी बात तो पूरी करिए। हाँ वो कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश के अनुसार से, ताकि उनकी सेहत के साथ कुछ हो ना जाए, इसलिए उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में दाखिल कराया है। अब उनकी पत्नी कह रही नहीं, उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में मत दाखिल करो। भाई कोर्ट को तो जवाब देना पड़ेगा, पुलिस को और जवाब देना पड़ेगा। अब पता नहीं, इनको पुलिस वाले रेगुलर रूटीन में गए हो, इनको गुंडे देखते हो, तो हमारे पास उसको कोई जवाब नहीं है। और पुलिस ने कोर्ट की जो ऑर्डर है उसके हिसाब से मर्यादा को रखते हुए उनको वहाँ से लेकर हॉस्पिटल गए हैं। अब उसके बाद पता लगा कि कोई और कह रहा है कि हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, हम मार्च करेंगे। वो लोकतंत्र के अंदर अधिकार है, वो सब कर सकते हैं जो उनको करने का अधिकार है। परंतु एक बात, छोटी बात, आप पिछले पार्लियामेंट सेशन से वो देख लीजिए, सरकार हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार रहती है, हर प्रश्न का उत्तर देती भी है। विपक्ष सुनने को तैयार है या नहीं, ये देखना चाहिए। ठीक है तहसीन जी, आप लोग मुद्दा उठाते हैं चर्चा के लिए, सरकार को बड़ा दबाव बनाते हैं, फिर तैयारी होती है। मैं आ रहा हूं सर आपके पास में। उसके बाद जब विषय पे चर्चा होती है, सरकार जवाब देती है, तो कई बार विपक्ष सुनने को तैयार नहीं। सरकार ये आप पे आरोप लगा रही है, तो सिर्फ हंगामा करना या शोर करने तक, आपका मुद्दा उठाने तक सीमित रहेगा, या फिर एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट भी आपके एजेंडे में या विपक्ष के एजेंडे में रहने वाला है? सिंह साहब आपके पास, आरपी सिंह साहब के पास और मेरे मित्र अनमोल परमार के पास क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, लेकिन भाजपा की सरकार के पास है विक्टिम कार्ड, सिर्फ विक्टिम कार्ड। अभी देखिए कैसे कह रहे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मणिपुर पे चर्चा कर रहे थे, विपक्ष ने वॉकआउट किया। विपक्ष ने वॉकआउट कब किया? पहले, और मैं सिर्फ दूरदर्शन पे देख रहा था पार्लियामेंट, उस वक्त पहले 45-50 मिनट माननीय प्रधानमंत्री जी हर विषय पे बोले। वो मणिपुर पर तब बोलने लगे जब विपक्ष ने वॉकआउट किया। ये सच्चाई है, और इस सच्चाई पे मैं फैक्ट चेक होना चाहता हूँ। तो हमें प्रेशर बनाना पड़ता है, लोकतंत्र में प्रेशर बनाना पड़ता है। आते हैं हम वर्तमान मुद्दों पर। वर्तमान मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, किस नियम के तय होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए। अगर आप कोई बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, बिल पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, इस पर कोई चीज पे बातचीत नहीं हुई। क्या होता है कि एक चीज कह दिया देता, हाईकोर्ट का ऑर्डर मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ा, अनमोल ने भी पढ़ा होगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या करता है? हाई कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि हम निजी डॉक्टरों पे विश्वास नहीं करते, सरकारी डॉक्टरों से आप सोनम जी का देखभाल कराए। उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में आप मुझे कोई लाइन दिखाइए जहां हाई कोर्ट कहता है उनको उठाकर आप अस्पताल में बंद कीजिए। बताइए मुझे वो लाइन कहाँ है? वो लाइन नहीं, इसमें कुछ भी ठीक है। नहीं, मैं सिर्फ ये दर्शकों की जानकारी के लिए सर, आप ही की बात को रख रहा हूं कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि विरोध ठीक है, लेकिन जान सबसे जरूरी है। ये कम से कम हाईकोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड बोला। तो अगर ये सरकार को महसूस हुआ होगा, पुलिस को महसूस हुआ होगा कि जान बचाने के लिए जरूरी, तो शायद उन्होंने ऐसा किया। मैं सिर्फ एक पक्ष पे बात रख रहा हूं आगे, प्लीज अपनी वो कोई दिक्कत नहीं, पुलिस को महसूस हुआ होगा तो वही पुलिस कह देती है हाईकोर्ट में कि भाई हम ही मेडिकल एक्सपर्ट है। जब हाईकोर्ट स्पेसिफिकली कहता है कि हम विश्वास करते हैं सरकारी डॉक्टर में, आप सरकारी डॉक्टर को ले आते, सरकारी डॉक्टर वहां पे चेकअप करता, वहां पे उनको नेजल उससे देने की कोशिश करता, नहीं कहते तब आप उठा देते। ये कौन सी और आप एक चीज को आप कहते हैं हमने हाईकोर्ट, यहां पर आपके शो में लाइन क्या यूज किया सिंह साहब ने, हमने हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर उनको उठाया। ये कहा क्या? हाईकोर्ट ने कहा उनका जान बचाओ, जान बचाने के बहुत रास्ते होते। तो ये देखिए इस तरह से जो बात रखने की बात है, मैं फिर से कहता हूं सबसे बड़ा विषय आज इस देश के अंदर है, मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर से जो चोरी हुई थी उसमें भाजपा के लोग इन्वॉल्व थे।
ठीक है आरपी सिंह मुझे जी, बताइए सर, ये एक लगातार लास्ट आप पे लाइन, आरोप लास्ट लग लाइन रहा अपनी है लाइन, अयोध्या का अपनी- मसला हो या नहीं, फिर तो चंपत राय जी किसके मौजूदा व्यक्ति समय थे? में तहसीन जी आपके एक मिनट, आप मैं बोल एक ले ही लो। लाइन चाहूंगा, एक ठीक ही है लाइन। ठीक है चंपत राय जी किसके जी व्यक्ति? मैं एक लास्ट लाइन सुनिएगा जी प्लीज। हाँ। चंपत राय जी, मैं बहुत सिंपल व्यक्ति हूं, मेरी इतनी ज्ञान नहीं। चंपत राय जी अरेस्टेड क्यों नहीं, मुझे ये संपाल ठीक है आरपी सिंह जी, सवाल ये तो Simple। मैं आ रहा हूँ फिर इनसे जवाब ले लीजिए। मैं बिल्कुल सर। हाँ आरपी सिंह जल्दी से, जो तहसीन जी ने मुद्दा उठाया आपको तहसीन, मैं चाहूँगा आपकी डिबेट का जो पूरा अंश मेरे को भेज दिया जाए। तहसीन साहब, आप डिफेमेशन का मुकदमे के लिए तैयार रहिएगा। आपने कहा भाजपा के लोग इन्वॉल्व थे, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, ओपनली कह रहा हूँ, और इसमें छुपा कर नहीं कह रहा। दूसरी बात, आपने कहा चंपत राय जी, अरे भाई आप अच्छे वकील हैं, आप कोर्ट, आपके पास कोई सबूत हो, डॉक्यूमेंट एविडेंस हो, आप कोर्ट में पेश कर दीजिए और कोर्ट में पेश करके ले आइएगा। परंतु बताया ना, आपको मुद्दा, बिना आपको मुद्दा उठाना है। और कौन सी पार्टी कह रही है भगवान राम के बारे में? जिन पार्टियों ने भगवान के अस्तित्व को मानने से मना कर दिया था। अनमोल जी की पार्टी के नेता ने कहा था, मेरी माता, मेरी नानी के सपने में भगवान जी आए, कहले नहीं नहीं वहाँ मंदिर नहीं बनाना। एक इनके नेता ने बोला था वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दो। अरे मंदिर की क्या जरूरत है, पढ़ाई, आप यूनिवर्सिटी बनाओ। ये तो इनकी सोच थी। अगर इस प्रकार की सोच रखते हो तो फिर वो अपने आप को राम भक्त कहते तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है अनमोल जी, मैं इस बात को भी रखना चाहता हूं कि हम लोग आज बैठे हैं यहाँ पे, जो इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट है उस पर क्या क्या चीज़ें संभावित हो सकती हैं। क्या ये जो मौजूदा वक्त में जिन पे हम बहुत चर्चा हो रहे हैं, क्या इन्हीं चर्चाओं के बीच में तमाम महत्वपूर्ण विधायी कामकाज क्या अटकते दिखाई पड़ेंगे? मैं इसलिए सवाल को फिर से लेके आ रहा हूँ। FCRA का मसला हो या MSME का बिल हो, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के नंबर्स को बढ़ाने का बिल हो, क्या इन सब विधायी कामों को लेकर भी कंस्ट्रक्टिव बात हम कर सकते हैं या फिर हम इन्हीं विषयों पे बात करेंगे? अनमोल जी? पहले मैं इनका जवाब दे दूं। हमें किसी भी कालनेमियों से आस्था का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दिनेश शर्मा ने क्या कहा था वो भी हमें पता है, नरेश अग्रवाल ने क्या कहा था वो भी हमें पता है, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था वो भी हमें पता है। नितिन नबीन जी की रैली के सामने हनुमान जी को भाजपा का झंडा देके नचवाया था इन्होंने। ये वो बात कर रहे हैं जिनके राज में सबसे ज्यादा गायें कटी, जिनके राज में सबसे ज्यादा मंदिर टूटे, जिनके राज में सबसे ज्यादा मंदिर लूटे गए, दिल्ली में 53 मंदिर तोड़ दिए। ऐसे कालनेमियों से हमें आस्था का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा जी हाईकोर्ट का आदेश था। भाई हाईकोर्ट के आदेश में जो 9 जुलाई को पास हुआ था उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि तुम वहां जाना, उनसे अपराधियों की तरह बर्ताव करना, उन्हें गाली गलौज देना, उनके साथ मारपीट करना, बिना उनकी इजाजत के उन्हें वहां से उठा लेना। हाईकोर्ट के आदेश का जो हवाला ले रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हाईकोर्ट के आदेश में कहीं नहीं लिखा था कि उनका फास्ट तोड़ दिया जाए। 21 दिन से क्यों सुध नहीं ली तुम्हें? युवाओं, नहीं एक सेकंड 10 सेकंड, तुम्हें युवाओं की आवाज नहीं सुनाई दे रही? ये विषय है, इन विषयों पे सरकार से सवाल होंगे और होने चाहिए, लेकिन मैं अपने उस सवाल पे आता हूं कि जो विधायी कामकाज के मसले, क्या उस पे भी बात होगी? क्या वो कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो तो कम से कम जहां से संसद का जो एक लेवल हुआ करता था वो चीज कहीं आज दिखाई नहीं पड़ रही है बहस की? देखिए, ये सरकार न संसद के भीतर न संसद के बाहर किसी को जवाब देना पसंद नहीं करती। इसे विद्रोह पसंद नहीं है, इसे ये पसंद नहीं है कि कोई इनकी जवाबदेही तय करे। भाई ये जायज मुद्दे हैं, देश का युवा पढ़ेगा तब देश बढ़ेगा। अगर पेपर लीक होते रहेंगे तो भविष्य बर्बाद होते रहेंगे, जैसे अभी हो रहे हैं। E20 देख लो आप, कितना बड़ा मुद्दा है। सारे मिडिल क्लास के लोग जिनके पास गाड़ियां और मोटरसाइकिल है सब परेशान है। तहसीन भाई ने भी प्रोटेस्ट किया था। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने तो एक वेबसाइट भी लॉन्च की थी कि भाई आप बताइए किन किन की गाड़ियां खराब है। ये देखिए, ठीक है, ठीक है, वो सारा चीजें पब्लिक डोमेन में। आरपी सिंह जी, ठीक है, उसमें एक चीज है ना, आप एक चीज है, इनके नेता चुनौती दे रहे थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चुनौती दे रहे थे कि एक गाड़ी दिखा दीजिए जो खराब हो। अभी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने बताया कि किस तरह से E20 की गाड़ी में जो है, E10 की गाड़ी में E20 तेल डलवाया जा रहा है। ठीक है, और उन्हें नई गाड़ी देने का आदेश दिया। तहसीन जल्दी से। देखिए, मैं अनमोल भाई की बात को, आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने चुनौती दी कि एक व्यक्ति को ले आओ, मैं 6 ले आया। पता है, मैं कभी किसी के खिलाफ, मैं कोई गलत बात नहीं करता हूं, मैं मर्यादा में बात करता हूं। दिल्ली पुलिस ने ऐसे कॉलर से पकड़ा मुझे, धक्का मारते मुझे तुगलक पुलिस स्टेशन में तुगलकी फरमान पे बंद किया। जंतर मंतर पे धक्का मारते कैंडल लाइट नहीं करे। आप बताओ, मेरे 100 डिफरेंसेस हो, मैंने क्या गलत काम किया आज तक? माननीय अरविंद की, मेरे आपसे डिफरेंसेस है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी क्या खुद की स्वतंत्र की लड़ाई लड़ रहे? वो जो मुद्दा उठा रहे जरूरी मुद्दा है। आप एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री को कैसे, ये कौन सा तानाशाही चल रहा है? तो वो ये साहब आरोप लगा रहे हैं कि आप किसी की विरोध का स्वर सुनना नहीं चाहते। वो ये आरोप आप पे सीधे तौर पे लगा रहे हैं। आरपी सिंह जी, अभी आपने जंतर मंतर का जिक्र किया। जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, किसी रोका क्या? चल रहा है। अब ये अनमोल अरे एक मिनट यार, मुझे रोका। तहसीन भाई, ठीक है तहसीन जी, तहसीन जवाब भाई, ले लेते, जवाब ले लेते। तहसीन भाई, हाँ, जी। सुन, अगर रोकने की बात, अपना किस्सा सुना तो मेरी बात सुन लीजिए। लाल चौक पे तिरंगा लहराने के लिए अपने साथियों के साथ 4.5 घंटे जानवर की तरह पीटा गया था, और मुंशीराम तिरंगा लहराने के लिए, और मुंशीराम बाग थाने में के जेल में बंद किया गया था। पानी मांगने पर पेशाब पड़ाया गया था।
ये मत सुनाइए मेरे को। पार्लियामेंट में पर्चे फेंकने के कारण 7 दिन की जेल हुई थी और पिटाई होता तो पिटाई करते करते शरीर पूरा लाल कर दिया था। ये मत सुनाइए कि क्या होता है। ये जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके रेमिफिकेशंस भी आपको बेयर करने पड़ते हैं कि हो सकता है कि कोई सरकार किसी जो पुलिस अधिकारी को कुछ खड़े कदम लेगा, गलत कदम भी ले सकता है। परंतु जो मूल बात है, अभी अनमोल ने कहा कि वहाँ पे पीटा गया, झगड़ा किया गया। भाई आपके वीडियोस होंगे उसकी सोनम को पीटा गया, सोनम वांगचुक को पीटा गया। जो किस प्रकार से एक नैरेटिव बिल्ड करना, और एक बात को 3 बार उन्होंने कह दिया कि सोनम वांगचुक को पीटा गया। कहीं एक वीडियो नहीं दिखा सकते, अगर हो तो वीडियो दिखा दीजिए कि सोनम वांगचुक को पीटा गया वहाँ पे। सोनम वांगचुक को वहाँ से ले जाकर अस्पताल में दाखिल होना जरूरी, क्योंकि अगर उसकी सेहत कल खराब हो जाए, कुछ 19-21 हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तहसीन, एक फाइनल कमेंट आपसे, क्या हम इस सत्र से कुछ उम्मीद कर सकते हैं बड़े विषयों पर एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट और फैसला होते हुए जो आज देश के लिए जरूरी है, बजाय इन तमाम मसलों पे उलझे हुए बिना? फाइनल कमेंट तहसीन, जल्दी से जी। सच्चाई ये है कि हम विपक्ष में, हमारा कर्तव्य है आवाम की आवाज उठाना। इस वक्त जनता जो है बहुत ज्यादा त्रस्त है, बहुत परेशान है, और डिबेट ना हो इसमें सरकार का फायदा है, और सरकार सारी वो कोशिश करे जैसे आपके शो पे कि डिबेट ना हो। आरपी सिंह जी, आखिरी फाइनल कमेंट, इस प्रकार की गर्माहट के बीच में समाधान का रास्ता निकालेंगे कैसे? आपकी डिबेट ही बता रहा है किस प्रकार का इनका रुख रहने वाला पार्लियामेंट के अंदर। असल में क्या है कि इनकी पार्टियां हो चुकी खत्म। ये लोकल पार्टी थी, इनकी सरकार में पंजाब के अंदर विद डेटा कह रहा हूं, मुझे कोर्ट में खींच सकते हैं, 50% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। मैं नहीं, समाधान तो सीधा सीधा हम तो कहते हैं हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है। ओके, ठीक है। तो कुल मिलाके जो गर्मा गर्म बहस यहां दिखाई पड़ रही है, ऐसा नजारा कम से कम संसद में ना हो, जो तमाम विधायी मुद्दे और कामकाज लंबित हैं उन पे कंस्ट्रक्टिव बहस दिखाई पड़े, और सरकार से जो सवाल किए जाने हैं वो किए जाएं, उनसे जवाब मांगा जाए, लेकिन एक सार्थक बहस के तहत। कम से कम ये उम्मीद करते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। इस खास कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में आज बस इतना ही। नमस्कार।